सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल साभाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे आज के प्रैक्टिस पेपर पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 की बात करेंगे। इसके पहला जो है प्रैक्टिस पेपर अपलोड हो चुका है, जिसका आपको प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी कंसेप्ट से ये लिए गए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और 30 में से जितना भी आप लोगों को फीडबैक हो, आप लोगों को कमेंट करना है, क्योंकि आपका कमेंट सर्वोपरि है, सर्वमान्य है, फीडबैक मान्य है। ठीक है, अमान्य नहीं करना है, फीडबैक सभी का मान्य है। तो साथियों, पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है असत्य दिया गया है। भूख, शारीरिक अंतर्नोद, उपलब्धि प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, आक्रामकता का प्रेरक, अर्जित प्रेरक है, कोष संवेग है। यानी आपको बताना है कौन सा युग्म गलत दिया गया है। तो आप जानते हैं जो भूख होती है वह शारीरिक अंतर्नोद होती है, आक्रामकता का प्रेरक होता है वह क्या होता है, यहाँ पे अर्जित प्रेरक दिया गया है, कोष का संवेग दिया गया है। लेकिन उपलब्धि प्रेरक जो होता है वह जन्मजात प्रेरक नहीं होता है, आप भी जानते हैं। उपलब्धि प्रेरक क्या होता है, जो उपलब्ध आप हासिल करते हैं वह जन्मजात प्रेरक नहीं होता, क्योंकि जन्म से ही निश्चित नहीं होता कि उपलब्धि आपकी निश्चित है। ठीक है, तो जन्मजात प्रेरक आपका उपलब्धि में जो बी ऑप्शन दिया गया है, यह युग्म असत्य दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब बात करेंगे सेकंड प्रश्न, दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। सुखदायक प्रभाव सह संबंध पक्के होते हैं और सुखदायक प्रभाव से कमजोर होते हैं। यह नियम कौन सा नियम कहलाता है। अभ्यास का नियम, उपयोग का नियम, प्रभाव का नियम, अनुप्रयोग का नियम। नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, प्रत्येक शिक्षक बंधु का कमेंट सर्वोपरि है, फीडबैक सर्वमान्य है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। साथियों, सुखदायक प्रभाव यह संबंध पक्के होते हैं और सुखदायक प्रभाव से कमजोर होते हैं। यह नियम कौन सा है, यह नियम प्रभाव का नियम कहला जाएगा। थांडाई ने जो नियम दिए हैं, आने वाले प्रश्नों पर हम बात करने वाले हैं। साथियों, तीसरा प्रश्न लाजवाब प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। जो छात्र रटते हैं, रटंत छात्र होते हैं, उनमें बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है। इस बात का विवेक नहीं होता है कि क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है। उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती है। उनके लिए परीक्षा पास करना कठिन नहीं होता है, या कर पाना कठिन नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि जो छात्र रटते नहीं हैं, उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति क्या है, पैदा नहीं होती है। इसलिए कहते हैं रटंत को छाड़िए और समझ को अपनाइए, क्योंकि समझा हुआ ज्ञान अंतरात्मा को छू जाता है और मरणोपरांत तक दिमाग में स्टोर रहता है। अधिगम की जो सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है, अधिगम की बात करेंगे हम। तो अधिगम की जो सबसे अच्छी विधि होती है वह अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है, अज्ञात से अज्ञात की ही ओर होती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है, या ज्ञात से अज्ञात की ओर होती है। तो आप सभी प्यारे मित्र जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जायसवाल सर आप सभी का स्वागत करते हैं। तो अधिगम की सबसे अच्छी विधि जो मानी जाती है वह ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना होता है, क्योंकि हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक की बात करेंगे या प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न है, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इससे शिक्षण कार्य जल्द ही संपन्न किया जा सकता है। इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है। इससे शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है। तो यहाँ पे सभी कमेंट करेंगे, प्रत्येक शिक्षक बंधु, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी। तो एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इससे प्रशिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षक बंधु
प्रत्येक प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। छठवां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न, वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। छात्रों को नवीन पाठ वस्तु सिखाने हेतु सबसे पहले आप क्या करेंगे? छात्रों के स्तर का ज्ञान करेंगे, नवीन उदाहरण देंगे, नवीन विधियों का प्रयोग करेंगे, ये छात्रों को सीखने के नियम बताएंगे। सभी का कमेंट आना चाहिए। 30 में से जितना भी फीडबैक हो अवश्य कीजिएगा, क्योंकि हम आने वाले प्रैक्टिस पेपर सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर करेंगे। ना हम मैथ को छोड़ेंगे, ना हम हिंदी को छोड़ेंगे, ना हम संस्कृत को छोड़ेंगे, ना हम बाल विकास को छोड़ेंगे, ना ही हम किसको छोड़ेंगे, ईवीएस को छोड़ेंगे। पकड़ के रहेंगे और पूरा एग्जाम फतेह की तैयारी चल रही है, क्योंकि इस बार पताका केवल आपका फहराना चाहिए। एग्जाम फतेह सिलेक्शन में आपका नाम, आपके परिवार का नाम रोशन होना चाहिए साथियों। तो छात्रों को नवीन पाठ वस्तु सिखाने हेतु सबसे पहले क्या करेंगे? छात्रों के स्तर का ज्ञान करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? द फिजिकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके वाइगोस्की जी हैं, जीन पियाजे जी हैं, कोहल वर्ग हैं, या प्रोफेसर बिने की बात करेंगे। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण आपने पढ़ा ही होगा, उससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। द फिजिकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके जीन पियाजे जी हैं, नोट कर लीजिएगा। जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है, वो भी आपको पढ़ लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट 4 अवस्थाएं हैं। और कौन कौन सी अवस्था है सभी पता होगा। जन्म से लेके 2 वर्ष संवेदी गामक, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 वर्ष से आगे अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इनसे रिलेटेड पढ़ लीजिएगा कि बच्चा कब होगा, ये भी पूछा जाता है, इनके लक्षण विशेषताएं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के सबसे महत्वपूर्ण देन किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधियों के क्षेत्र में है, अनुशासन के क्षेत्र में है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में है, ये साथियों उद्देश्य के क्षेत्र में हो जाएगा। तो आपका कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है कि प्रकृतिवाद के सबसे महत्वपूर्ण देन जो है किस क्षेत्र में है? वह शिक्षण विधियों के क्षेत्र में है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 9वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। अनेकता में एकता की भावना का विकास किस शिक्षा दर्शन का उद्देश्य होता है? प्रयोगवाद शिक्षा दर्शन का उद्देश्य है, यथार्थवाद शिक्षा उद्देश्य, या प्रयोजनवाद शिक्षा दर्शन का उद्देश्य, या आदर्शवाद शिक्षा दर्शन का उद्देश्य हो जाएगा। सभी कमेंट करेंगे। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। कमेंट आ चुका है कि अनेकता में एकता की भावना का विकास जो है शिक्षा दर्शन का उद्देश्य है, वह आपका आदर्शवाद की बात करेंगे। और शिक्षक को हमेशा आदर्शवादी होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास लेकर चलना चाहिए, समावेशी शिक्षा की बात करेंगे। सभी बच्चे बालिकाएं आपके लिए समान हैं। कक्षा में दृश्य शब्द सामग्री का जो उपयोग होता है वह धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए अधिक उपयोगी होता है, मेधावी छात्रों के लिए अधिक उपयोगी होता है, बालकों की जिज्ञासा बढ़ाता है, यह छात्रों का ध्यान मूल विषय से दूर हटाता है। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए जा चुके हैं। तो कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का जो प्रयोग है वह धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए अधिक उपयोगी होता है। तो यहाँ पर आप लोगों का पहला ऑप्शन। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। बेहतरीन प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक इकाइयों का गुण है। यह कथन मैकाइवर का है, स्वामी विवेकानंद जी का है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, या महात्मा गांधी जी का है? तो राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक इकाइयों का गुण है, यह जो कथन है, यह जो स्टेटमेंट है आपके मैकाइवर का स्टेटमेंट है, मैकाइवर का कथन है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भी जिस प्रश्न का आपको लग रहा होगा कि ये नहीं, ये प्रश्न आंसर होना चाहिए, तो आप लोग भी फीडबैक कर सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है प्रत्येक शिक्षक बंधु का, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का। साथियों अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। आर्थिक प्रगति के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से किसे पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए? बात किसकी कर रहे हैं? आर्थिक प्रगति के उद्देश्य। समझ लीजिएगा प्रश्न का जो हमारा प्रश्न का पहला लाइन होता है, प्रश्न जो पूछा जाता है उससे ही पता चल जाता है कि उत्तर हमारा क्या होने वाला है। चलिए, तो आर्थिक प्रगति के उद्देश्य के लिए इनमें से किसे पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए? नैतिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं? देखिए आर्थिक का संबंध सभी को पता होगा व्यवसायिक से ही होता है, या 11th-12th में हमने व्यवसायिक शास्त्र पढ़ा होगा, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो हमें नहीं है, लेकिन आर्थिक का संबंध व्यवसाय से है, इतना हम बता सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि जितने भी 8 सब्जेक्ट अगर आपका होगा तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पता भी होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट है प्राइमरी लेवल पर, आप सभी लोग जानते हैं। 12th बेसिस यहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं, और जो एग्ज़ाम में होते हैं आपके कंसेप्ट जो होती है वह 8th क्लास तक की ही पूछी जाती है। कभी कभी 9th के पूछे जाते हैं, लेकिन संभावनाएँ 8th क्लास तक के लेवल के प्रश्न रहते हैं। चाहे हम हिंदी की बात करें, संस्कृत की बात करें, मैथ्स की बात करें, ईवीएस की बात करें। बालक के सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? उपचारात्मक विधि, समाज मिति विधि, साक्षात्कार विधि या प्रयोगात्मक विधि की बात कर रहे हैं। तो बालक के सामाजिकता का परीक्षण जो है किस विधि द्वारा किया जाता है? तो बालक के सामाजिकता का परीक्षण करना है तो समाज मिति विधि की बात करेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सरल यह प्रैक्टिस पेपर रहेगा आपके लिए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मनोविज्ञान है, जो वर्तमान है प्रेजेंट टाइम में, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है या मस्तिष्क का विज्ञान है? ये साथियों आत्मा का विज्ञान हो जाएगा। आपका कमेंट आ चुका है। 5 सेकंड के लिए प्रत्येक प्रश्न को आप लोगों का समय भी दिया जाता है, जिससे आप लोग भी फीडबैक कर पाएँ। तो वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वह व्यवहार का विज्ञान हो जाएगा। आइए साथियों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 15 नंबर प्रश्न जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा जा रहा है और बेहतरीन तरीके से आपको कमेंट भी करना, फीडबैक भी करना है। थांडाई के सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? 9, 5, 3, 2। तो आप जानते हैं थांडाई के सीखने के जो मुख्य नियम हैं वह 3 नियम हैं। एक अभ्यास का नियम, एक तत्परता का नियम, एक प्रभाव का नियम। और गौड़ नियम कितने हैं? गौड़ नियम 5 हैं। और एक प्रश्न थांडाई, जीन पियाजे जी, कोहल वर्ग से अवश्य पूछा जाता है, 1 से 2 प्रश्न। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 16वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ है प्लेटो से, अरस्तु से, जीन पियाजे जी से या फ्रायड से? तो स्किनर के अनुसार जो शिक्षा का मनोविज्ञान आरंभ होता है वह साथियों किससे होता है? अरस्तु की बात करेंगे। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ है अरस्तु से हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्योंकि ये बाल विकास का चैप्टर है तो बच्चों के बाल विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मानव कोशिका में गुणसूत्र, देखिए अगर जोड़े में पूछा जाता तो जोड़े आपके 23 होते हैं और जोड़े कितने कहलाते हैं? 2 का जोड़ा बनता है। किसी की नई शादी होती बनते हैं ना, फीमेल मेल का कहते हैं जोड़ा बन चुका है। उसी प्रकार मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं जो 23 जोड़े होते हैं। और टोटल अगर गुणसूत्र पूछे जाते हैं 23 में 2 का गुणा कर देना अर्थात 46। तो मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न यह है कि निम्न में बौद्धिक खेल नहीं है। देखिए किन में बौद्धिक खेल नहीं है? चौपड़ हो गया, शतरंज हो गया, पहेलियाँ हो गई, आँख मिचौली हो गया। कहते हैं ना आँख मिचौली मेरे साथ मत करो, एक लुका छिपी है, एक आँख मिचौली, ये कहावत अलग अलग है। लेकिन चौपड़ में भी बौद्धिकता लगती है, मस्तिष्क का विकास होता है, बुद्धि दिमाग का प्रयोग होता है, शतरंज में भी होता है और पहेलियों में भी सूझना पूछना पड़ता है। लेकिन आँख मिचौली एक ऐसा शब्द है जो बौद्धिक खेल यहाँ पे नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो आँख मिचौली करना ये बौद्धिक खेल नहीं कहला जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अदर ऑप्शंस पे देखा जाए तो सबसे वीक ऑप्शन आपका डी ऑप्शन की बात करेंगे। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है आत्म प्रेम की, काम प्रवृत्ति की, नैतिकता की या जिज्ञासा की नहीं। प्रत्येक शिक्षक बंधु फीडबैक करेंगे, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं फीडबैक करेंगे और प्रत्येक शिक्षक बंधु को मैं आपके साथ जयसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। सभी शिक्षक बंधुओं को नमन है। शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता देखिए बात कर लेते हैं, आत्म प्रेम की होती है, काम प्रवृत्ति की भी आ जाती है और जिज्ञासा की भी आ जाती है, लेकिन नैतिकता का अभाव पाया जाता है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? सभी लोग बताइए। काफ़ी सारे यहाँ पे बी ऑप्शन भी करेंगे, मुझे पता है आप लोग कमेंट भी अभी तक कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे यह सीटेट रीट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पे नैतिकता उन्होंने माना है तो हम सी के साथ ही जाएंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बाल विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम पर, वातावरण पर, ए व बी दोनों पर, परिवार पर।
तो आप जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं कि बाल विकास का जो निर्भर होता है वह वंशानुक्रम पर पड़ता है। हमारे माता पिता बब्बा का जो वंशानुक्रम चलता आ रहा है और वहाँ के हमारे जहाँ रह रहे हैं वहाँ के वातावरण इन्वायरमेंट का भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया गया है ए व बी दोनों आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि अनुबंधन के गोचर की शुरुआत जो है खालिस्तान किसके द्वारा की गई थी? कोहलवर के द्वारा की गई थी, ईपी पॉलाव के द्वारा की गई थी, स्टनवर के द्वारा की गई थी या वाइगोस्की के द्वारा की गई थी? तो आप जानते हैं अनुबंधन के गोचर की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी? हम बात करेंगे ईपी पॉलाव महोदय की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, कुत्ते पर किसने प्रयोग किया था या पॉलाव ने किस पर प्रयोग किया था? ये भी आपका कमेंट है, एक प्रश्न है। तो अनुबंधन के गोचर की शुरुआत ईपी पॉलाव के द्वारा की गई थी। कोई भी डाउट हो, आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम फतेह करना है साथियों, इस बार झंडा पताका बिल्कुल फहरा ही देना है, सिलेक्शन पाना ही पाना है। 101% सिलेक्शन मिलेगा, बस तैयारी लाजवाब होनी चाहिए। प्रत्येक क्लास को अटेंड करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। थांडाई के अधिगम के मुख्य नियम कितने हैं? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, उपसभी। तो हम पिछले क्वेश्चन पे बात कर भी चुके हैं कि थांडाई के अधिगम के जो मुख्य नियम 3 हैं आपके, एक प्रभाव का है, तत्परता का, अभ्यास, तीनों हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया गया है उक्त सभी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है? इंजीनियर, मैकेनिक, कारीगर या दार्शनिक की बात करेंगे। तो आप जानते हैं मूर्त बुद्धि का जो है अच्छा उदाहरण कौन सा नहीं होगा? वह होगा दार्शनिक। देखिए मूर्त बुद्धि की बात करेंगे, मूर्त मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटी चीज़ की बात करेंगे। तो इंजीनियर, मैकेनिक, कारीगर, ये तीनों में देखिए बारीकी शब्द का है, ये तीनों बारीकी शब्द का है और मेहनत है। और आप लोग देखेंगे तीनों में साइंटिफिक तरीके से है, विज्ञान से जुड़ा हुए हैं सारे, और टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन दार्शनिक यहाँ पे जो है मूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, तनाव असंतुलन की दशा में या तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने तथा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह कथन जेम्स डेवर का है, गिट्सवान का है, गुड का है या कॉल्सनिक का है? तो तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने तथा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह साथियों जो कथन है आपके गिट्स एवं अन का हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मानसिक तनाव को दूर करने हेतु व्यक्ति जो है आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकियाँ अपनाता है। तो आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकियाँ जो हैं प्रक्षेपण हैं, पलायन हैं, अविकसित हैं या ये सभी हो जाएंगे। सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। 30 में से कितना फीडबैक है इस प्रैक्टिस पेपर पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मानसिक तनाव को दूर करने हेतु व्यक्ति आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकियाँ अपनाता है। तो आत्म सुरक्षा जो अभियांत्रिकियाँ होती हैं प्रक्षेपण, पलायन, अविकसित, ये तीनों हो सकती हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा कार्यक्रम में होना चाहिए कक्षोन्नति होना चाहिए, विशिष्ट पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं होना चाहिए या उपरोक्त सभी होना चाहिए। तो प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा कार्यक्रम में क्या क्या होना चाहिए? कक्षा उन्नति भी होनी चाहिए, विशिष्ट पाठ्यक्रम भी होना चाहिए और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं भी, अर्थात उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डाउट हो अवश्य कमेंट करें, फीडबैक अवश्य करें। क्रिएटिविटी शब्द के समांतर शब्द कौन सा है आपका? रचनात्मकता, मौलिकता, सृजनात्मकता या ये सभी हो जाएंगे। हम प्रत्येक क्लास पे या बाल विकास की क्लास पे हम क्रिएटिविटी की हमेशा बात किए हैं, क्रिएटिविटी शब्द का उपयोग भी किए हैं। और क्रिएटिविटी जो शब्द होती है, कहते हैं ना, कुछ क्रिएटिविटी करना चाहिए, कुछ रचनात्मकता करनी चाहिए, कुछ मौलिकता करनी चाहिए और कुछ सृजनात्मक करना चाहिए या सृजन करना चाहिए। तो रचना, मौलिक, सृजन, ये तीनों जो हैं क्रिएटिविटी शब्द के समांतर शब्द हैं। तो ये सभी डी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है
तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता रखता है। तो यह किस कारण से होती है? हमारे और आपके आदतों के कारण, हमारे और आपके अभिरुचि के कारण और हमारे आपके बुद्धि के कारण, या इनमें से सभी। देखिए काफ़ी सारे यहाँ पे बुद्धि चूज करेंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन व्यक्ति यहाँ पे डॉक्टर बनने की योग्यता कह रहा है, अब व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता, क्योंकि यहाँ पे योग्यता शब्द दे दिया गया, इसलिए आप लोग बुद्धि के ज़्यादातर ऑप्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पे साथियों समझने वाली बात यह है कि कोई व्यक्ति जब डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता रखता है, यह किस कारण से होता है? अपने अपने अभिरुचि के कारण होता है। जब बच्चा 9th-10th में होता है, 11th-12th में जाता है, उसका अभिरुचि ही बन जाता है, तो अभिरुचि उसकी क्या हो जाती है? एक योग्यता बन जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न क्या दिया गया है? संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें निम्नांकित पक्षों का विकास हुआ हो। सामाजिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, या इन सभी की बात कर रहे हैं। तो संगठित व्यक्तित्व उसे कहते हैं जिनमें निम्नांकित पक्षों का विकास हुआ हो, वो सामाजिक पक्ष भी है, मानसिक पक्ष भी है, संवेगात्मक पक्ष भी है। तो संगठित व्यक्तित्व किसे कहते हैं? सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक पक्ष, इन तीनों पक्षों का विकास हुआ हो। ठीक है, तो ये सभी वाला हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए साथियों 30वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बात कर लेते हैं। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एवं क्रो की परिभाषा क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, या मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ है, या मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो आप जानते हैं, समझते हैं कि मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एवं क्रो की जो परिभाषा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। यहाँ पे मानव शब्द 2 बार प्रयोग हुए हैं और क्रो एवं क्रो 2 बार प्रयोग हुआ है, इनका गठबंधन कर दीजिए, हमारा चतुर्भुज बन जाता है। तो मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एवं क्रो की जो परिभाषा है, व्यवहार मानव संबंधों का अध्ययन है। और इससे संबंधित और भी परिभाषा कर लेते हैं। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई है? तो 1889 में रखी गई है। और वाटसन के अनुसार क्या परिभाषा है? मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। तो निश्चित और शुद्ध शब्द आए तो वाटसन कीजिएगा। और वुडवर्थ के अनुसार क्या कथन है? मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है। तो वातावरण का संपर्क, वुड और वर्थ। वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी होता है। वर्थ मतलब जन्म होता है। तो लकड़ी का जन्म कहाँ होता है? वातावरण के संपर्क से होता है, वातावरण में होता है। ठीक है, तो ये एक हमें समझने की चीज़ है। मैकडूगल के अनुसार क्या परिभाषा है? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। क्या कह रहा है? आचरण व्यवहार का यथार्थ। तो मैकडूगल की बात करेंगे। गूगल में आप अपने आचरण सर्च नहीं कर सकते हैं। क्या है? गूगल में आप अपनी आचरण सर्च नहीं कर सकते हैं। आप अपने आचरण आप स्वयं सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपके आचरण दूसरे व्यक्ति देख सकते हैं, लेकिन गूगल नहीं देख सकता। क्रो एवं क्रो के अनुसार परिभाषा हम पढ़ ही चुके हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। जब 2 मानव का संबंध होता है तो क्रो एवं क्रो बनता है। और अगली परिभाषा है बोरिंग के अनुसार, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। देखिए मानव प्रकृति बोरिंग नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। और आजकल देख रहे हैं हमारे भारत देश में मानव जो है प्रकृति में बोर बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं जल की पूर्ति के लिए। तो ये भी एक ट्रिक है याद करने की। अगला है स्किनर के अनुसार, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। तो स्किनर की अगर बात करें वह अनुभव पर जाते हैं। स्किनर महोदय जो हैं व्यवहार और अनुभव की ओर जाते हैं। तो अनुभव का नाम आता है तो स्किनर महोदय की बात करते हैं। और लास्ट आपकी अंतिम परिभाषा क्या है? मन के अनुसार हमारा जो मन है, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार और वैज्ञानिक की खोज से है। तो वैज्ञानिक खोज का संबंध मन से है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आज के प्रैक्टिस पेपर हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा किए, संपूर्ण कंसेप्ट के आपके बाल विकास से। 30 में से जो भी आप लोगों का फीडबैक हो नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है, क्योंकि आपका कमेंट सर्वोपरि है, आपका फीडबैक सर्वोपरि है। प्रत्येक शिक्षक बंधु का, प्रत्येक भाई बहन का जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सभी का।